वेलकम डियर स्टूडेंट्स। शहीद भगत सिंह महाविद्यालय की लाइव क्लासेस में मेरे साथ यानी कि अंकिता जोशी के साथ आप सभी का बेहद स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, क्या आपको स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। वेरी गुड, आपको स्क्रीन दिख रही है। तो देखिए, हमारी जो चर्चा चल रही थी बच्चों, हम किस पे चर्चा कर रहे थे आपको अगर पता है तो हम चर्चा कर रहे थे कौन सी पुस्तक पर। हमारी पुस्तक पहली थी जिसका नाम क्या था? कोर डेटा एंड एवोल्यूशन। इस पर हमारी चर्चा चल रही थी और हमने कुछ टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया था। हमने कोर डेटा के सामान्य क्लासिफिकेशन और लक्षण को देख लिया था, कर लिया था ना इतना। कोर डेटा के सामान्य लक्षण और क्लासिफिकेशन पर हमने चर्चा कर ली थी। अब हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ने जा रहे हैं कोर डेटा का प्रथम जीव जिसका नाम है हर्डमानिया। कौन सा जीव पढ़ेंगे आज हम? हर्डमानिया। वेरी गुड। तो सभी विद्यार्थी अपने रजिस्टर के अंदर लिखेंगे आज हमारे जिस जीव का नाम है वो है हर्डमानिया। स्पेलिंग होती है HERDMANIA, हर्डमानिया। ठीक है, टॉपिक है हर्डमानिया। लिख लिया? देखिए, सबसे पहले जब भी हम किसी जीव को शुरू करते हैं तो हमारा सिद्धांत रहा है हम पढ़ते हैं उस जीव के क्लासिफिकेशन को। ऐसा ही करते हैं हम जी। हम जब सबसे पहले किसी जीव को शुरू करते हैं तो सबसे पहले पढ़ते हैं उसका क्लासिफिकेशन। तो आप हेडिंग लगाओगे क्लासिफिकेशन, और आपको पता है कि ये जो जीव है जिस संघ के अंतर्गत आता है वो संघ है कोर डेटा। कौन सा संघ है? कोर डेटा। वेरी गुड। ये जो संघ है वो है कोर डेटा। उसके बाद में हमारा दूसरा है वो है उपसंघ। दूसरा पार्ट रहना है वो उपसंघ, और इसका जो उपसंघ है बच्चों वो है यूरोकोर डेटा। क्या है? क्योंकि हर्डमानिया बिल्कुल वही जीव है जिसकी पूंछ के अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है। ये किसने ऑन किया? माइक ऑफ रखो भैया, आपके माइक के साथ आवाज जो है वो मिक्स हो जाती है। ठीक है, तो देखिए हमने पढ़ा कि इसका जो उपसंघ होता है वो कौन सा होता है? यूरोकोर्डेटा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ग का, तो देखिए यूरोकोर्डेटा के बच्चों 3 वर्ग होते हैं। यूरोकोर्डेटा के 3 वर्ग होते हैं, आपको याद है तो? एसिडिएशिया, थेलेशिया, लार्वेशिया। वेरी गुड। तो यहां अगर मैं बात करूं इस प्राणी के वर्ग की, कौन से प्राणी के वर्ग की? हर्डमानिया के वर्ग की। तो हर्डमानिया जिस वर्ग में आता है उसका नाम है एसिडिएशिया। तो वर्ग लिख लोगे आप कौन सा? एसिडिएशिया। यहां पर लिख लीजिए आप एसिडिएशिया। एसिडिएशिया लिख लिया? नेक्स्ट है उसका उपवर्ग। उपवर्ग है प्लूरोगोना। कौन सा है? प्लूरोगोना। उपवर्ग है प्लूरोगोना। गण है स्टिलिडोब्रेंकिया। स्टिलिडोब्रेंकिया। जीव ज्यादा नहीं है तो मिक्स नहीं होंगे, 2 बार 3 बार लिखोगे तो याद हो जाएंगे, क्योंकि आपने अकशेरुकी की पढ़े तो तुम्हें तो बहुत जीव पढ़े थे। इसमें ज्यादा जीव नहीं है तो आपका क्लासिफिकेशन मिक्स नहीं होगा। स्टिलिडोब्रेंकिया कुल है बच्चों इसका पायूरिडी। क्या है कुल? पायूरिडी। वंश है हर्डमानिया। वंश कौन सा है? हर्डमानिया। जाति है मॉरिशियाना।
मॉरिशियाना, जाति है मॉरिशियाना। यहां तक लिख लिया सबने, उतार लीजिए जिसने नहीं उतारा है। जाति है मॉरिशियाना। जाति है मॉरिशियाना। उतार लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, एक मिनट, आगे देखेंगे हम हर्डमानिया के बारे में। हर्डमानिया को एक अन्य नाम भी दिया गया है, आप लिखोगे हर्डमानिया को रहेब्डो सिंथिया, हर्डमानिया को रहेब्डो सिंथिया भी कहा जाता है। रहेब्डो सिंथिया भी कहा जाता है। देखिए, हर्डमानिया का नाम हर्डमानिया पढ़ने से पहले रहेब्डो सिंथिया था। बाद में एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम हर्डमान था और इसने इसको हर्डमानिया कह दिया। इसने इस जीव को हर्डमानिया कह दिया। ठीक है, रहेब्डो सिंथिया, पूर्व का नाम क्या था? रहेब्डो सिंथिया था। हर्डमान ने इसको क्या कह दिया? हर्डमानिया कह दिया। ठीक है, तो ये चीज आप लिख लोगे। नेक्स्ट लिखिए, ये प्राणी जो है ना, संसार के जितने भी समुद्र है उसमें पाया जाता है। तो नेक्स्ट लिखोगे, यह एक समुद्री जीव है। यह एक समुद्री जीव है। यह एक समुद्री जीव है। नेक्स्ट आप देखते हो, कोई भी जीव आप पढ़ते हो तो आपको उसकी भारतीय जातियां पढ़ने को मिलती है। आप पढ़ते हो उसकी इंडियन स्पीशीज, भारतीय जातियां। कोई भी जीव आप शुरू करते हो तो उससे पहले आप क्या पढ़ते हो? उसकी इंडियन स्पीशीज पढ़ते हो, भारतीय जातियां पढ़ते हो। तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा हर्डमानिया की भारतीय जातियां। हर्डमानिया की भारतीय जातियां। ठीक है, पूछ लिया जाता है, हम इसको भी कवर कर लेते हैं। कौन कौन सी भारतीय जातियां जो है हर्डमानिया की रहती है। पहला लिखोगे हर्डमानिया पैलिडा। हर्डमानिया पैलिडा पहली जाति है, हर्डमानिया पैलिडा। दूसरी है हर्डमानिया मॉरिशियाना। मॉरिशियाना दूसरी जाति है, हर्डमानिया मॉरिशियाना। ठीक है, पैलिडा और मॉरिशियाना ये दो जातियां याद रख लेना। ये दो जातियां ही है इसकी, अन्य जातियां नहीं याद करनी आपको, बस ये दो जातियां ही भारतीय जातियों के अंतर्गत आती है। तो हर्डमानिया पैलिडा और हर्डमानिया मॉरिशियाना, ये दो जातियां याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। देखिए, प्राणी जो होता है ये स्थानबद्ध होता है। ऐसा नहीं है कि ये इधर से उधर भागता रहता है, स्थानबद्ध होता है। ठीक है, देखिए हमने इस बात प्राणी की खास बात पढ़ी है कि ये प्राणी कुछ ऐसा इस प्रकार का, एक बार मैं बना के बता देती हूँ कैसा होता है। कुछ ऐसा इस प्रकार का सा जीव होता है। ठीक है, अब ये आप पूछोगे कि ऊपर क्या है? ये साइफन रंध्र वगैरह होते हैं। ये भी मैं आपको पूरा जीव पढ़ाऊंगी, तब समझ में आएगा क्या चीज है।
कुछ ऐसा सा जीव होता है इसके अंदर ना तो पैर होते ना इसके अंदर ब्रेन होता, पैर भी नहीं होते इस जीव के अंदर, ब्रेन भी नहीं होता, पैर और ब्रेन दोनों ही क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखोगे ये प्राणी स्थानबद्ध प्राणी होता है। नेक्स्ट लिखोगे अकेला रहता है, एकल जीव होता है, अकेला रहता है, ग्रुप के अंदर नहीं रहते, एकल जीव होता है, एकल जीव होता है। ठीक है, अब देखिए इसका यहाँ पर शरीर का एक भाग सा होता है, उससे एक पेशी या मस्कुलर सा पैर सा निकला रहता है, यहाँ पर वो दिखाई नहीं देता, अंदर की साइड होता है। जब इसका मन करता है तो इस पैर को, यानी कि एक चमड़ीय संरचना सी होती है, इसको बाहर निकाल कर ये जमीन में गाड़ देता है, तो ये वहां पर स्थिर हो जाता है। ऐसी व्यवस्था इस जीव में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, प्राणी अपने पाद के द्वारा, पैर के द्वारा अधः स्तर से चिपका रहता है, प्राणी अपने पैर के द्वारा अधः स्तर से चिपका रहता है, अधः स्तर से चिपका रहता है। ठीक है, अब एक आपने सुना होगा गैस्ट्रोपोडा नाम, कहाँ सुना है, याद आ रहा है क्या कुछ? गैस्ट्रोपोडा नाम सुना है आपने, इससे पूर्व आपने नाम सुना है गैस्ट्रोपोडा, ये नाम आपने कहाँ सुना है गैस्ट्रोपोडा? देखिए ये नाम आपने सुना है जब आपने मोलस्का पढ़ा था, मोलस्का आपने पढ़ा था पिछले साल। ठीक है, गैस्ट्रोपोडा मोलस्का, जिसके अंदर एंटन वगैरह पाई जाती थी, ये जो सदस्य होते हैं गैस्ट्रोपोडा के, ठीक है, ये गैस्ट्रोपोडा के जो सदस्य होते हैं, इनका एक खोल होता है, क्या होता है, खोल। इस खोल के ऊपर ये हर्डमानिया चिपके हुए पाए जाते हैं, यहां भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट लिखना आप अगली लाइन से, कुछ हर्डमानिया गैस्ट्रोपोडा मोलस्का, कुछ हर्डमानिया गैस्ट्रोपोडा मोलस्का कुछ हर्डमानिया गैस्ट्रोपोडा मोलस्का के अधः स्तर से चिपके हुए, के खोल से चिपके हुए, के खोल से चिपके हुए पाए जाते हैं। कुछ गैस्ट्रोपोडा मोलस्का, कुछ हर्डमानिया गैस्ट्रोपोडा मोलस्का के खोल से चिपके हुए पाए जाते हैं। ये हर्डमानिया है, ये गैस्ट्रोपोडा के खोल से चिपका हुआ पाया जाता है, ये बात लिखनी है। ठीक है, अब इसके द्वारा, वैसे तो क्या है, ये स्थानबद्ध है, क्या होता है, स्थानबद्ध है, लेकिन ये मोलस्का का जो ये प्राणी है, ये मान लीजिए कहीं जाएगा तो इसके खोल पर चिपका हुआ है, ये प्राणी है हर्डमानिया, जैसे इसके खोल से चिपका हुआ है, तो ये भी क्या है, इसके साथ साथ यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, तो लिख लीजिए, जिसके कारण हर्डमानिया का स्थान परिवर्तन भी हो जाता है, खोल से चिपके हुए पाए जाते हैं, जिसके कारण हर्डमानिया का स्थान परिवर्तन भी हो जाता है, स्थान परिवर्तन भी हो जाता है, स्थान परिवर्तन भी हो जाता है। इसके साथ ही हर्डमानिया को भोजन व ऑक्सीजन उपलब्ध होती रहती है, भोजन व ऑक्सीजन उपलब्ध होती रहती है। इसके साथ ही हर्डमानिया को भोजन व ऑक्सीजन उपलब्ध होती रहती है। लिख लिया भाई आपने इतना, हर्डमानिया को भोजन व ऑक्सीजन उपलब्ध होती रहती है। उतार लिया। नेक्स्ट लिखिए आप,
हर्डमानिया को इससे क्या लाभ होगा? हर्डमानिया को जो लाभ होगा वो मैं बताती हूँ। हर्डमानिया को क्या लाभ होगा? इससे हर्डमानिया को सुरक्षा मिल जाती है इससे, क्योंकि कवर के ऊपर ये चिपका हुआ है, तो इससे हर्डमानिया को सुरक्षा मिल जाती है। इससे हर्डमानिया को सुरक्षा मिल जाती है। इससे हर्डमानिया को सुरक्षा मिल जाती है। ठीक है, स्थान परिवर्तन हो गया, इसके साथ साथ क्या मिल जाती है? सुरक्षा मिल जाती है। ठीक है, तो ये बात लिखेंगे आप। इससे हर्डमानिया को सुरक्षा मिल जाती है। लिख लिया आपने? नेक्स्ट लिखिए फिर। देखिए, हर्डमानिया की बात करें तो इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। ये अन्य नाम है इसका सी स्क्वायरेट। सी स्क्वायरेट यानी कि इसको समुद्री फुवारा भी कहा जाता है। अगर इसको आप समुद्र से बाहर निकालोगे ना तो जल की धाराएं इसके शरीर से निकलने लग जाएगी, क्योंकि इसकी बॉडी में जो जल होता है वो बाहर निकलने लग जाता है। इसको कहा जाता है समुद्री फुवारा। देख लीजिए, हर्डमानिया को समुद्री फुवारा भी कहा जाता है। हर्डमानिया को समुद्री फुवारा भी कहा जाता है, क्योंकि जब इस प्राणी को जल से बाहर निकाला जाता है, समुद्री फुवारा भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्राणी को जब जल से बाहर निकाला जाता है, क्योंकि इस प्राणी को जब जल से बाहर निकाला जाता है तो इसके गिल व परिकोष्ठ रंध्र, तो इसके गिल व परिकोष्ठ रंध्र, मैं आपको बताऊंगी ये जो रंध्र है ना आपको दिख रहे हैं, मैं दिखाती हूं आपको। ये रंध्र, ये परिकोष्ठ रंध्र है। ठीक है, गिल व परिकोष्ठ रंध्र से जल की धारा फुवारे के तौर पर निकलने लगती है। जल की धारा फुवारे के तौर पर निकलने लगती है। जल की धारा फुवारे के तौर पर निकलने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे, हर्डमानिया एक उभयलिंगी प्राणी है। ऐसा नहीं है कि नर मादा अलग अलग है, ये ऐसे ही होते हैं आलू से, पता नहीं चलता कौन से नर है कौन से मादा है। तो याद रख लेना, ये प्राणी उभयलिंगी होते हैं। ये प्राणी उभयलिंगी होते हैं। निषेचन समुद्री जल में होता है। ये प्राणी उभयलिंगी होते हैं, निषेचन समुद्री जल में होता है। ये प्राणी समुद्री होते हैं, सॉरी, ये प्राणी उभयलिंगी होते हैं, निषेचन समुद्री जल में होता है। नेक्स्ट लिखेंगे, हाँ भाई ये बताएंगे कोई भी विद्यार्थी जो हमारे साथ यहाँ मौजूद है, वो बताएंगे कि इस प्राणी में परिवर्धन कैसा होता है। कोई भी विद्यार्थी बता सकता है इस प्राणी में परिवर्तन कैसा होता है। परिवर्तन दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष। इसमें कौन सा होता है? हर्डमानिया में अप्रत्यक्ष परिवर्तन। जी, आप कह रहे हो कि अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। क्यों होता है अप्रत्यक्ष परिवर्तन? क्योंकि इसके अंदर क्या बनती है? लार्वा अवस्था बनती है, और इसके बनने वाली लार्वा अवस्था को क्या कहा जाता है? टेडपोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेडपोल। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको। इसमें परिवर्तन अप्रत्यक्ष होता है,
इसमें परिवर्तन अप्रत्यक्ष होता है। इसमें परिवर्तन अप्रत्यक्ष होता है। यूरोकॉर्डेट टैडपोल लार्वा बनता है। यूरोकॉर्डेट टैडपोल लार्वा बनता है। ठीक है, यूरोकॉर्डेट शब्द आगे लगा दें तो ज्यादा बढ़िया, क्योंकि मेंढक में भी तो टैडपोल होता है, इसलिए यूरोकॉर्डेट टैडपोल लार्वा बनता है। अच्छा, लार्वा की खास बात, लार्वा में होती है पूंछ, और पूंछ के द्वारा लार्वा क्या करता है, गति करता है, तो इस कारण इसका लार्वा मुक्त प्लावी होता है। मैंने आपको बताया था अर्डमानिया खुद तो चलता ही नहीं है, स्थानबद्ध है, लेकिन इसके लार्वा में पूंछ होती है, पूंछ के कारण ये क्या है, मुक्त प्लावी है। लिख लीजिए, लार्वा मुक्त प्लावी होता है। लार्वा पूंछ युक्त मुक्त प्लावी होता है। लार्वा पूंछ युक्त मुक्त प्लावी होता है। लार्वा पूंछ युक्त मुक्त प्लावी होता है। नेक्स्ट लिखना, इसकी पूंछ में नोटोकॉर्ड, इसकी पूंछ में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। इसकी पूंछ में नोटोकॉर्ड पाई जाती है, जो कि वयस्क में बदलते ही पूंछ के साथ नष्ट हो जाती है। जो कि वयस्क में बदलते ही पूंछ के साथ ही नष्ट हो जाती है। जो कि वयस्क में बदलते ही पूंछ के साथ ही नष्ट हो जाती है। और जीव स्थानबद्ध हो जाता है। और जीव स्थानबद्ध हो जाता है। और जीव स्थानबद्ध हो जाता है। और इस प्रकार का कायांतरण रेट्रोग्रेसिव होता है। वेरी गुड। इस प्रकार का कायांतरण रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है। इस प्रकार का कायांतरण रेट्रोग्रेसिव कायांतरण होता है। लिख लिया आपने इतना? आगे बढ़े, किसी भी विद्यार्थी के कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, यह प्राणी 9.5 सेंटीमीटर लंबा, यह प्राणी 9.5 सेंटीमीटर लंबा, 7 सेंटीमीटर चौड़ा, 9.5 सेंटीमीटर लंबा, 7 सेंटीमीटर चौड़ा व 4 सेंटीमीटर मोटाई के लगभग होता है। यह प्राणी 9.5 सेंटीमीटर लंबा, 7 सेंटीमीटर चौड़ा व 4 सेंटीमीटर मोटाई के लगभग होता है। इसका पैर 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है। पैर 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है। लिख लिया? देखिए, मैंने आपको बताया था कि प्राणी का जो खोल होता है, इस प्राणी का जो खोल होता है वो इसकी आयु बढ़ने के साथ साथ साइज में बढ़ता रहता है। ध्यान रखना,
आयु के साथ साथ इसका खोल जो है वो साइज में बढ़ता रहता है। प्लस इसकी क्या खास बात है कि इसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है जो किसका बना होता है, पॉलीसेकेराइड का बना होता है, जिसको ट्यूनिसिन कहा जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे इस बात को भी। इस प्राणी का आकार आयु बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। इस प्राणी का आकार आयु बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। इस प्राणी का आकार आयु बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। नेक्स्ट देखोगे, अत्यधिक आयु वाले हर्डमानिया का शरीर लगभग 15 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। अत्यधिक आयु वाले हर्डमानिया का शरीर लगभग 15 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे कलर इसका कौन सा होता है, पता है आपको? इसका कलर मैं बताती हूँ आपको कौन सा होगा, आपको याद रह जाएगा। ऐसा कलर होता है। ये कौन सा कलर है? कौन सा कलर है ये? लाइट पिंक है। ठीक है, यानी कि इसका जो कलर होता है वो होता है पिंक कलर का। कलर कौन सा होता है? ये प्राणी गुलाबी रंग का होता है। ये प्राणी गुलाबी रंग का होता है। नेक्स्ट लिखना, अगला लिखोगे आप। बाहरी सतह पर, प्राणी के बाहरी सतह पर गहरे लाल रंग के धब्बे भी पाए जाते हैं। प्राणी की बाहरी सतह पर गहरे लाल रंग के धब्बे भी पाए जाते हैं। प्राणी की बाहरी सतह पर गहरे लाल रंग के धब्बे भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब मैंने प्राणी की फ्री सरफेस पढ़ाई थी, आपको याद है? तो मैंने जो डायग्राम बनाया था वो कुछ ऐसा सा। ठीक है, ऐसा सा डायग्राम बनाया था। तो यहां पर ये मुक्त छोर है, स्वतंत्र छोर है। ठीक है, स्वतंत्र सिरा है। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे प्राणी के स्वतंत्र सिरे पर, प्राणी के स्वतंत्र सिरे पर दो साइफन पाए जाते हैं। प्राणी के स्वतंत्र सिरे पर दो साइफन पाए जाते हैं। साइफन लिख लोगे क्या? बताऊंगी क्या काम आता है, पहले आप लिख लें। दो साइफन पाए जाते हैं जिन्हें गिल साइफन तथा परिकोष्ठ साइफन कहा जाता है। जिन्हें गिल साइफन तथा
परिकोष्ठ साइफन कहा जाता है? नेक्स्ट लिखेंगे, देखिए इधर वाला तो इधर होता है गिल साइफन, तो गिल ब्रेंकियल, और परिकोष्ठ वाला इधर होता है। ठीक है, ये जीव तो आपके सामने है, सामने मतलब उसकी दिशा विपरीत है, आपका जो शरीर है उसके विपरीत दिशा में है। इसका मुंह, आपका मुंह इसके सामने है, इसका मुंह आपके सामने है। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो ध्यान देना, आप जिस हाथ से लिख रहे हो, जिस हाथ से लिख रहे हो वो परिकोष्ठ साइफन है। क्या है? परिकोष्ठ साइफन है, जिस हाथ से आप लिख रहे हो। और जो उल्टा हाथ है आपका, वहां पर गिल साइफन है। ठीक है, उल्टे हाथ की तरफ कौन सा साइफन है? गिल साइफन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखना, गिल रंध्र को, यानी कि गिल साइफन का जो रंध्र होता है, गिल रंध्र को अंतर्वाही रंध्र, गिल रंध्र को अंतर्वाही रंध्र, जो अंदर जा रहा है, गिल रंध्र को अंतर्वाही रंध्र तथा परिकोष्ठ रंध्र को बहिर्वाही रंध्र, जो रंध्र बाहर की ओर जा रहा है। गौर कर लेना, मैं पहले ही बता देती हूँ, अर्डमानिया और एम्फियोक्सस बहुत बड़े बड़े जीव है, फिर आप कहोगे मैडम याद नहीं हो रहे, होंगे नहीं फिर, तो इसलिए साथ साथ में इसको एक एक शब्द को गौर करते रहे। गिल साइफन को अंतर्वाही साइफन व परिकोष्ठ साइफन को के रंध्र को बहिर्वाही रंध्र कहा जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ कहा था प्राणी का पैर पाया जाता है जिसके द्वारा ये अधः स्तर से चिपका रहता है। ठीक है, ये पैर अंदर ही होता है, वैसे तो बाहर निकल जाता है और फिर ये चिपक जाता है ये प्राणी सतह से। ये जो पैर होता है ये किसका बना होता है? ये इसका जो चोल है ना, ट्यूनिसिन का, उसी का बना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन से लिख लोगे, प्राणी का फुट, प्राणी का फुट पैर प्राणी का फुट पैर इसके चोल के द्वारा ही बना होता है। प्राणी का फुट या पैर इसके चोल के द्वारा ही बना होता है। ठीक है, अब इस पैर की खास बात क्या है? ये चोल का बना हुआ है और इसकी खास बात ये है कि मान लीजिए प्राणी जो है वो रेत में चल रहा है, यहां पर रेत है, ये रेत है, ये सारी की सारी यहां पर रेत है, और इस रेत में ये प्राणी जो है, प्राणी नीचे ना धसे, इसलिए ये इसका पैर जो होता है ना वो लंबा होता है। क्या होता है? पैर लंबा होता है। ठीक है, अब मान लीजिए ये प्राणी किसी मोलस्का के शरीर पर है। प्राणी किस पर है? मोलस्का के शरीर पर है। कोई मोलस्का का शरीर है प्राणी का, उसके ऊपर ये अडमानिया बैठा है, यहाँ पर अडमानिया बैठा है। तब इसका पैर लंबा होगा तो काम नहीं चलेगा, तब ये पैर क्या हो जाता है? डिस्क के समान चपटा सा हो जाता है। ठीक है, ऐसे डिस्क लाइक हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन से लिखोगे, जब रेतीली भूमि होती है, जब रेतीले स्थान पर हर्डमानिया होता है, नेक्स्ट लिखोगे, जब रेतीले स्थान पर हर्डमानिया होता है, जब रेतीले स्थान पर हर्डमानिया होता है, जब रेतीले स्थान पर हर्डमानिया होता है तो इसका पैर लंबा होता है, तो इसका पैर लंबा होता है और कठोर स्थान पर यह पैर डिस्क लाइक हो जाता है।
डिस्क नुमा हो जाता है। कठोर स्थान पर यह पैर डिस्क नुमा हो जाता है, डिस्क लाइक हो जाता है। कठोर स्थान पर यह पैर डिस्क के समान हो जाता है। ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट लिखेंगे अगला लिखेंगे हर्डमानिया का चोल। नेक्स्ट लिखेंगे चोल। देखिए चोल पर प्रश्न है ना, कई बार पूछ लिया गया है चोल या टेस्ट। ठीक है, हर्डमानिया का चोल इसके एक्सोस्केलेटन की तरह होता है, बाह्य कंकाल की तरह होता है। हर्डमानिया का चोल इसके एक्सोस्केलेटन की तरह होता है। जो कि एक पॉलीसेकेराइड पदार्थ का बना होता है। हर्डमानिया का चोल इसका एक्सोस्केलेटन होता है जो कि एक पॉलीसेकेराइड पदार्थ का बना होता है। जो कि एक पॉलीसेकेराइड पदार्थ का बना होता है। इस पदार्थ को ट्यूनिसिन कहा जाता है। इस पदार्थ को ट्यूनिसिन कहा जाता है। ठीक है, युवावस्था में यह चोल पारदर्शी हो जाता है। युवावस्था में यह चोल पारदर्शी हो जाता है। युवावस्था में यह चोल पारदर्शी हो जाता है। चोल के बेसिक मटेरियल को, आधारी पदार्थ को मैट्रिक्स या अधात्री कहा जाता है। चोल के आधारी पदार्थ को मैट्रिक्स या अधात्री कहा जाता है। चोल के आधारी पदार्थ को मैट्रिक्स या अधात्री कहा जाता है। इस अधात्री में रुधिर वाहिनियां इस अधात्री में रुधिर वाहिनियां कंटिकाएं, स्पाइक्यूल्स तथा कुछ मीजोडर्मी सेल
तथा कुछ मीजोडर्मी सेल स्थापित रहती है, स्थित रहती है। कुछ सेल तो ऐसी होती है जो अमीबोसाइट होती है, इस तरह अमीबा के शेप की, ठीक है, जिसको अमीबोसाइट सेल कहा जाता है। कुछ सेल के डायग्राम बना लो आप, क्योंकि 2 नंबर में प्रश्न आ जाए तो आपको लिखना तो पड़ेगा ना। अमीबोसाइट सेल, ठीक है, ये सेल पाई जाती है। इयोसिनोफिल्स पाई जाती है, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स में, ये सब ब्लड वाली सेल है, आपको पता होनी चाहिए कौन सी होती है। इयोसिनोफिल्स पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो हम स्क्वेमस एपिथेलियल सेल पाई जाती है, इस तरह। स्क्वेमस एपिथेलियल सेल, जिनको ये सब नहीं मालूम है वो यूट्यूब चैनल पर मेरी क्लास डाली हुई है, आप देख सकते हैं वहां से अगर इच्छा करें तो आपकी, ठीक है। इसको कहा जाता है स्क्वेमस एपिथेलियल सेल, SQ, स्क्वेमस। स्क्वेमस एपिथेलियल, स्क्वेमस एपिथेलियल सेल, या फिर न्यूरॉन सेल हो सकती है। न्यूरॉन सेल का तो डायग्राम आता है आपको बनाना। या फिर न्यूरॉन सेल हो सकती है, ठीक है। तो ये डायग्राम कुछ इस प्रकार की सेल इसकी है धात्री में पाई जाती है, तो आपने इनके डायग्राम बना ले, नाम लिख लें, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है, आपको लिखना तो पड़ेगा ना उसमें मैटर। बना लिया इतना, बताएं फिर आगे चलेंगे। आप बना लो तो मुझे बता देना। बना लिया क्या? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखोगे आप, एक मिनट, नया पेज ले लेते हैं, आगे लिखेंगे। इसके अलावा, इसके अलावा इसके चोल में रुधिर वाहिनियां पाई जाती है। चोल में रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं। अब एक बात बताओ, मैंने आपको कहा था कि इसके चोल का रंग जो होता है, जीव का रंग तो गुलाबी होता है, ये गुलाबी रंग होता है चोल जीव का, तो ठीक है। और गुलाबी रंग में कुछ लाल से धब्बे दिखाई देते हैं, ठीक है, इसमें लाल से धब्बे दिखाई देते हैं इस चोल के अंदर, तो वो क्या है, इस रुधिर वाहिनियों के कारण होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखेंगे आप, चोल में रुधिर वाहिनियां ही पाई जाती हैं। और इन वाहिनियों के स्वतंत्र सिरे, इन वाहिनियों के स्वतंत्र सिरे चोल के ऊपर आकर घुंडी नुमा संरचना बनाते हैं।
घुंडी नुमा संरचना बनाते हैं, घुंडी नुमा संरचना बनाते हैं, जिसके कारण ही घुंडी नुमा संरचना बनाते हैं, जिसके कारण ही इसके चोल पर गहरे लाल रंग के धब्बे पाए जाते हैं, इसके चोल पर गहरे लाल रंग के धब्बे पाए जाते हैं। चोल पर गहरे लाल धब्बे पाए जाना, चोल पर गहरे लाल धब्बे पाया जाना, चोल पर गहरे लाल धब्बों का पाया जाना एसिडियन जीवों की प्रमुख विशेषता है। एसिडिएशिया वर्ग है ना इसका, एसिडियन जीवों की प्रमुख विशेषता है, एसिडियन जीवों की प्रमुख विशेषता है। बना लिया क्या, लिख लिया क्या? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखो, देखें इसके चोल के अंदर जो स्पाइक्यूल्स पाई जाती है, कंटिकाएं पाई जाती है, हर्डमानिया की कंटिकाएं, स्पाइक्यूल्स। और स्पाइक्यूल्स के बारे में मैं आपको बता दूं, स्पाइक्यूल्स चोल में ही शामिल है। दूसरा, स्पाइक्यूल्स के बारे में प्रैक्टिकल के अंदर आपका प्रश्न बनता है, ठीक है। लिखिए इसमें, हर्डमानिया के चोल में, हर्डमानिया के चोल में कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई कंटिकाएं पाई जाती है। हर्डमानिया के चोल में कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई कंटिकाएं पाई जाती हैं। ये कंटिकाएं दो प्रकार की होती हैं। हर्डमानिया के चोल में कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई कंटिकाएं पाई जाती है। ये कंटिकाएं दो प्रकार की होती है, माइक्रोस्पाइक्यूल्स और दूसरा है मेगा स्पाइक्यूल्स। लघु कंटिकाएं और दीर्घ कंटिकाएं, लघु कंटिकाएं और दीर्घ कंटिकाएं, दो प्रकार की कंटिकाएं पाई जाती है, लघु कंटिकाएं और दीर्घ कंटिकाएं। लिख लिया आपने? इतना लिख लिया। नेक्स्ट लिखेंगे आप लघु कंटिका, एक नंबर हेडिंग लगाएंगे, लघु कंटिका। इसमें लिखेंगे, यह 40 से 80 माइक्रोन यह 40 से 80 माइक्रोन लंबी होती है। यह 40 से 80 माइक्रोन लंबी होती है। इसका शीर्ष छोटा घुंडी नुमा होता है। शीर्ष छोटा घुंडी नुमा होता है।
यह केवल चोल में पाई जाती है, यानी कि बार बार पाई जाती है, अंदर तक नहीं दसती। यह केवल चोल में पाई जाती है। केवल चोल में पाई जाती है। ऐसी कंटिका होती है, ठीक है। केवल चोल में पाई जाती है, लिख ले। नेक्स्ट लिखोगे मेगा स्पाइक्यूल्स, यानी कि दृघ कंटिकाएं। मेगा स्पाइक्यूल्स की बात करेंगे हम कि दृघ कंटिकाएं मेगा स्पाइक्यूल्स कैसी होती है। देखो ये दो प्रकार की शेप में होती है, एक पिपेट लाइक शेप में होती है, दूसरी इसकी शेप होती है वो होती है स्पिंडल शेप, ठीक है। तो मेगा स्पाइक्यूल जो होती है इस पे बात करेंगे। देखिए यह माइक्रो स्पाइक्यूल से, लघु कंटिकाओं से साइज में बड़ी होती है, लघु कंटिकाओं से माइक्रोस्पाइक्यूल से साइज में बड़ी होती है। बेसिकली दो प्रकार की होती है, सामान्यतः दो प्रकार की होती है। पिपेट शेप्ड स्पाइक्यूल्स और दूसरी है स्पिंडल शेप्ड, स्पिंडल शेप्ड स्पाइक्यूल्स। दोनों के नाम लिख लेंगे। दो प्रकार की होती है, पिपेट नुमा कंटिकाएं और दूसरी है तरकु नुमा कंटिकाएं। पिपेट नुमा कंटिकाएं और दूसरा है तरकु नुमा कंटिकाएं। नंबर एक पिपेट नुमा में लिखेंगे 3.5 मिमी के लगभग होती है। यह कंटिकाएं 3.5 मिमी के लगभग होती है। इन कंटिकाओं का मध्य भाग फूला हुआ होता है। इन कंटिकाओं का मध्य भाग फूला हुआ होता है। शीरों से नुकीली, बीच में से मोटी होती है। शीरों से नुकीली, बीच में से मोटी होती है। ऐसी होती है, बना लें। एक मिनट पहले लिखवा देती हूँ फिर बना लेना। शीरों से नुकीली, बीच में से मोटी होती है। नेक्स्ट लिखेंगे तरकुनुमा, सारी साथ में बना लेना आप, मैं टाइम दे दूंगी आपको। ये माइक्रोस्पाइक्यूल्स थी, ये पिपेट लाइक स्पाइक्यूल्स है जो मैंने अभी बनाई है। नेक्स्ट लिखेंगे आप स्पिंडल शेप्ड स्पाइक्यूल्स, स्पिंडल शेप्ड स्पाइक्यूल्स, तरकुनुमा 1.5 से 2.5 मिमी की, लगभग 1.5 से 2.5 मिमी साइज की होती है। यह
सभी आंतरांगों में, आंतरांगों मतलब विसेरल अंग, अंदर वाले ऑर्गन्स, यह सभी आंतरांगों में पाई जाती है। यानी कि अगर बात करें ना हम साइफन वाले एरिया पर, स्टमक वाले एरिया पर, वहां सब जगह ये क्या है, पाई जाती है। स्पिंडल शेप जो है ये सभी आंतरांगों पर पाई जाती है। ठीक है, स्पिंडल शेप का मतलब इस तरह कोई शेप की बना दो बस ऐसे। ठीक है, ऐसी कंटिका है। तो ये आप साथ में डायग्राम भी बना लें और इनके नाम भी लिख लें। तो ये टॉपिक आपको यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट अपने लिखेंगे, साथ में ये बना लेना, मैं समय दूंगी आपको लेकिन मैं लिख के छोड़ देती हूँ। सॉरी, चोल का कार्य। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है चोल का कार्य। क्या क्या कार्य रहता है चोल का। देखो हमारा टॉपिक आज का क्या चल रहा था, टेस्ट चोल हर्डमानिया शुरू किया था, उसके चोल के बारे में पढ़ रहे थे। एक तो एक्सोस्केलेटन बनाता है, ठीक है, एक्सोस्केलेटन के बाद में रेस्पिरेशन का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, उसके बाद में सेंसरी ऑर्गन के तौर पर काम करता है, सेंसरी ऑर्गन के तौर पर काम करता है। ठीक है, तो ये इसके कार्य हैं चोल के, जो नोट कर लें, पूछे जाते हैं।